हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखो, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक रेलिवेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज कैपिटल बजटिंग को एक शॉर्ट समरी फॉर्म में रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कैपिटल बजटिंग हमारा बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बट बिफोर एग्जामिनेशन नाइट हम उसको क्विकली कैसे रिवाइज करें और उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट फॉर्म में सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो, कैपिटल बजटिंग सबसे पहले जो हमने चैप्टर कवर अप किया उसमें हमने देखा कि ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आज करेंगे, वो पीरियड कौन सा होगा? ईयर 0। मतलब हमारी जो भी कोई आउटफ्लो होगी वो हमने बोला हम आज करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट मेरी जो इनफ्लोज जनरेट होंगी वो डिफरेंट ईयर में होंगी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, जो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है। अब ये ध्यान रखेंगे जो ईयर इनफ्लोज हैं वो ईयर एंड में आपको मिलेगी, और जो हम आउटफ्लो करेंगे वो हमारे को ईयर बिगिनिंग में जनरेट करना होता है। अब अगर मुझे कंपैरिजन करना है, मैंने आज 50 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करे हैं, या मुझे 10 लाख, 30 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपीस अगर मुझे मिल रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं ये इनफ्लो जो है 55 लाख रुपीस की है, जबकि मेरी आउटफ्लो 50 लाख की रिप्रेजेंट हो रही है। तो क्या मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे डिसीजन के लिए हम कैपिटल बजटिंग को यूज कर रहे थे। हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट ईयर्स की हैं, किसी को भी कंपेयर करने के लिए आपको उसको एक पॉइंट पे करना होगा, तो आप इन सारी इनफ्लोज को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएगी हमारे पास, उसको हम कंपेयर किससे करेंगे? आउटफ्लो से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एग्जांपल के लिए मेरी 48 लाख रुपीस आ रही है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है इनफ्लो की? 48, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 50। इसका मतलब हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 लाख नेगेटिव। इसका मतलब हमारे को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हम उसको बोलेंगे रिजेक्टेड। बिल्कुल प्रोजेक्ट को हमें क्या कर देना चाहिए? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए हम इस केस में। बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसके लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जैसे हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 प्लस रेट की पावर n होता है। अगर हमारे को 1 रुपीज अगर मुझे चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एग्जाम्पल के लिए 10% का रेट है 1 साल के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1, यह आपका आ जाएगा 0.909। फिर अगर 1 रुपीज अगर आपको 2 ईयर्स बाद मिलनी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? 0.826। अगर 1 रुपीज अगर आपको 3 ईयर्स के बाद है, उसकी आज की वैल्यू होगी 0.751। हम इसी को क्या बोल रहे थे बताओ? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको हम यूज करेंगे इनफ्लो से, कि हमारी वो जो इनफ्लोज है वो हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर पाए। अब मेरा क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, इसका सिंपल मीनिंग होता है, अगर किसी ने आपको 1 रुपये देना है 1 साल बाद, आज अगर वो आपको 90 पैसे दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी ने अगर आपको 1 रुपये देना है 2 साल बाद, अगर वो आज 82 पैसे दे रहा है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी ने 1 रुपये देने हैं 3 साल बाद, तो उसके लिए आज 75 पैसे आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। रीजन है क्योंकि 90 पैसे जो 90 पैसे है वो 10% इंटरेस्ट के बाद ऑटोमेटिकली 1 रुपये बन जाएगा। जो 0.826 है वो 10% के बाद 2 साल के बाद अपने आप 1 रुपये बन जाएगा। जो 75 पैसे है वो 10% से 3 साल के बाद अपना बाद ऑटोमेटिकली 1 रुपये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारी जो रुपये की वैट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस होगी,
क्योंकि उस फंड को हम इन्वेस्ट करके हम फिर ₹1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ₹1 की वैल्यू इंडिकेट होती है इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मीनिंग। फिर हमने इस पर और पॉइंट जो डिस्कस किया था वो कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, बोलो प्लीज। आपने मेरे से जो पॉइंट डिस्कस किया था वो कौन सा पॉइंट था? तो हमारा जो हम क्या करते थे, सबसे पहले बोलो, हम करते थे कैलकुलेशन ऑफ, जो भी हमारा फॉर्मेट आएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। हम इसके लिए लिखते थे ईयर 1 2 3 4 5 जितने भी ईयर्स होंगे उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारे को परसेंटेज गिवन होगा, चाहे वो 10% है, अगर 10% है तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 के लिए, अगर वो 12% है तो 1 प्लस 1.12 के लिए, 15% है तो 1 प्लस 1.15 के लिए। तो मतलब हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कैलकुलेट में यूज करते जाएंगे और हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जनरेट होगी। फिर जब हमारे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें इनफ्लोज गिवन होती है, जैसे 10 लाख हमें मिलने हैं, फिर 20 लाख मिलने हैं, फिर 30 लाख मिलने हैं, 5 लाख मिलने हैं, 7 लाख मिलने हैं। तो अगर ₹1 की वैल्यू इतनी है तो जो 10 लाख मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? ₹1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 20 लाख की आज की वैल्यू कितनी होगी? हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। हमने सारी वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और हम इसको टोटल कर देंगे कि जो टोटल इनफ्लोज है उसकी आज की वैल्यू कितनी है। फिर हम क्या कैलकुलेट करते, बोलो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था, बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर इनफ्लोज की वैल्यू ज्यादा होगी आउटफ्लो से तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज हमारा एनपीवी नेगेटिव जनरेट होगा। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था इसके बाद, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीआई। इसका फॉर्मूला क्या था, बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। मतलब जो हमारी इनफ्लोज है आउटफ्लो के कितने प्रपोर्शनेट वैल्यू है। मतलब ये जो बताएगा ये हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है कि इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से कितनी ज्यादा है, और ये हमारे को जो है वो प्रपोर्शनेट वैल्यू शो करेगा, प्रपोर्शनेट वैल्यू शो करेगा। फिर हमने इसके बाद देखा था डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन क्राइटेरिया विद एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आप मुझे सोच के बताओ, अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, अगर मेरा कोई एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से एक्सीड है, तो मेरा पीआई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आप एग्जांपल देखो, अगर 55 लाख की इनफ्लो है, आउटफ्लो मेरी 50 लाख की है, तो आपने मुझे बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, 5 लाख क्या आ गया, पॉजिटिव। तो आपका जो पीआई होगा 55 लाख अपॉन 50 लाख, तो वो 1 से तो एक्सीड ही होगा। और अगर इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज्यादा आती है तो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से एक्सीड। बट सेकंड केस ये भी तो हो सकता है सर, अगर हमारा एनपीवी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। सर 48 लाख वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो कितना है 50 लाख, तो हमारा क्या रहेगा 2 लाख नेगेटिव। तो ऐसे केस के अंदर पीआई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब 48 लाख अपॉन 50 लाख, तो हमारे को क्या कर देना चाहिए, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि जो हम फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी हमारे को आज की वर्थ नहीं मिल पा रही। तभी तो हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग क्या हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जितने पैसे फ्यूचर में मिलने हैं उनको आज की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, शॉर्ट टर्म के डिसीजन तो नहीं होते इसमें। थर्ड, अगर मेरा एनपीवी 0 आ जाए, मतलब मुझे 50 लाख की जगह 50 लाख ही मिल रहे हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बोलो, 1 इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। तो आपको प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड,
प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड बट ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, आपको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होने वाला। कभी कभी हमारे को बहुत सारे टास्क ऐसे परफॉर्म करने पड़ते हैं जिनसे मुझे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता, बट हो सकता है मुझे अपनी कोई गुडविल या अदर पॉइंट्स को कंसीडर करते वक्त ये काम परफॉर्म करने हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैं कहता हूं मेरे पास ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 की कोचिंग तो है, 4th नहीं है, आप 4th की कोचिंग बाहर ले लो। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, उस 4th सब्जेक्ट के लिए अगर बाहर जाएगा, मतलब मेरे कंपटीटिव से मिलेगा, तो हो सकता है कि हमारा जो कंपटीटर है वो कोई ऐसा पैकेज परफॉर्म कर दे जिससे स्टूडेंट हमारा जो है वो क्या हो, 3 स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाए। तो हमें कई बार काम क्या करना पड़ता है, 4th सब्जेक्ट की जो कोचिंग है वो उतनी ही मतलब मुझे परफॉर्म करनी पड़ जाती है। मतलब मैं उससे अगर 5000 ले रहा हूं स्टूडेंट से और मैं 5000 ही अपने फैकल्टी को पे कर रहा हूं, तो मुझे इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा, बट फिर भी मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अदर 3 सब्जेक्ट से बेनिफिट है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल अगर बोले, डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर कोई मेरा कस्टमर कोई भी कमोडिटीज को लेने आता है, वो 10 कमोडिटी की मुझे लिस्ट देता है, मैं उसको 9 परफॉर्म करके देता हूं, बट एक मैं उसको नहीं दे पा रहा, तो उस 1 कमोडिटी के लिए वो मेरे कंपटीटर में जाएगा। तो हो सकता है कि वो उस जहां पर एक खरीदे वहां पर बोलेगा मैं 9 भी परचेज कर लूंगा टोटल 10 में से। तो हमें कई बारी वो जो 10th आइटम है उसको रेट टू रेट, मतलब जितने के मैं लेके आऊंगा उतने में ही आगे उसको सप्लाई करनी पड़ सकती है, ताकि आगे कस्टमर को दिक्कत ना आए। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर एनपीवी 0 है, मतलब जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, उसके अदर फैक्टर में आप काम कर सकते हैं। हमने यही बात करी थी। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस करा, बोलो जल्दी से, एनपीवी। सेकंड पॉइंट कौन सा डिस्कस करा आपने मेरे साथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलो चलें थर्ड पॉइंट पे, आ जाओ प्लीज। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अब ये क्या चीज है सर? हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक सिंपल पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक सिंपल पेबैक पीरियड और दूसरा हमने डिस्कस किया था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, चलो आओ इनको भी डिस्कस करते हैं कि हमने इसमें क्या देखा था। देखो, आज अगर मैं 50 लाख रुपए जनरेट कर रहा हूं, मुझे जो इनफ्लो आ रही है वो आ रही है 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख, 5 लाख। तो आप मुझे बताओ, ये जो फंड है 50 लाख रुपए जो मैंने जनरेट किया है, ये मुझे इन विच टाइम ड्यूरेशन मनी इन्वेस्टेड इज रिटर्न विदाउट इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपने पैसा लगाया है, आप मुझे बोल रहे हैं कितने टाइम में मेरे को ये मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। मतलब अगर मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सिर्फ 10 लाख आए, सेकेंड ईयर में आप बताओ 20 लाख आ गए, तो टोटल कितना आ गया 30। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद अपना बिजनेस शट डाउन करते हैं, तो आपने जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो आपको पैसे वापस नहीं आ पा रहा। बट थर्ड ईयर के एंड तक आपको देखो 10 यहां, 20 यहां और 70 यहां, तो टोटल 100 लाख आ गया। बट हमें चाहिए कितना, 50। इसका मतलब आप मुझे वो टाइम ड्यूरेशन बताएंगे जब मैंने जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो 50 लाख मुझे विदाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरे बस 50 लाख मुझे वापस दे दो। वो टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम में मेरा पैसा वापस आएगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल पेबैक पीरियड। क्योंकि पहली कोशिश तो आपकी यही होगी ना कि जितना फंड हमने इन्वेस्ट करा है उतना मुझे रिटर्न मिल जाए कम से कम। 50 लाख से अगर आप उससे पहले कम बंद करेंगे तो आप लॉस जोन में है, ठीक है। जितना आपने लगाया उतना भी आपको रिटर्न नहीं आ रहा। तो हम क्या कर रहे थे बताओ, ईयर 1, 2, 3 मेरे एग्जांपल में आपको जो इनफ्लोज थी, आपकी जो इनफ्लोज थी वो कितनी थी बोलो, 10, 20, 70, 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख और 5 लाख।
आपने मेरे साथ बात बोली, बोलो किसके लिए, क्यूमुलेटिव इनफ्लोस। सर फर्स्ट ईयर के एंड तक 10 लाख आ गए, फिर 20 लाख और रहेंगे तो कितना आ जाएगा 30 लाख, फिर कितना आ जाएगा 100 लाख, फिर आ जाएगा 105 लाख। तो हमारे 50 लाख इसी ड्यूरेशन में आ रहे हैं, सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर से पहले। तो आप मुझे क्या फॉर्मूला बताया था, बोलो सेकेंड ईयर के बाद आपको कितने चाहिए थे, बोलो आपको चाहिए था 50 लाख, उसमें से आपको आज कितने चुके हैं 30 लाख। मेरी बात को दोबारा ध्यान सुनो, हमें चाहिए कितना 50 लाख, कितना जनरेट हो चुका है 30 लाख। इसका मतलब सेकेंड ईयर के बाद मैं 20 लाख की और वेट कर रहा हूं, जबकि थर्ड ईयर में आपको लिमिट कितनी है, बोलो 70 लाख। तो जितना ये आपका सॉल्व करके आएगा, ये जो ईयर्स हैं 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स, ये वो टाइम पीरियड है जो मैंने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, मुझे विदाउट इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएंगे। क्लियर हो गया सिंपल पेबैक। बट हमने इसी के साइड बाय साइड सेकंड कंसेप्ट कौन सा किया था, बोलो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मतलब अगर मैं ये बात बोलूं 50 लाख रुपीज मुझे यहां मिल रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख और 5 लाख, वही एग्जांपल लेता हूं। मुझे अपना फंड, मुझे अपना जो है फंड 50 लाख रिटर्न चाहिए विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर ये मैं 50 लाख रुपीज कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता। ये जो फंड मैंने आज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये मुझे फंड रिटर्न चाहिए विद इंटरेस्ट। आप मुझे वो ड्यूरेशन बताओ कि 50 लाख मुझे विद इंटरेस्ट कब मिलेगा। सिंपल पेबैक पीरियड में विदाउट इंटरेस्ट होता है और आपका उसके बाद इंटरेस्ट होता है डिस्काउंटेड विद इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे, ईयर 1 2 3 4 जो आपने मुझे बोला था, आपकी क्या आएंगी, बोलो इनफ्लोस। कितनी थी, बोलो 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख और 5 लाख। जो मैंने एग्जांपल फ्रेम की है मैं उसे समझा रहा हूं। तो हमने फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, जैसे अभी हम निकालते थे एनपीवी के लिए। अब इसके बाद एक कॉलम आपका और बनेगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। जो 10 लाख है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 20 लाख है उनकी आज की वैल्यू कितनी है, 70 लाख की आज की वैल्यू कितनी है। फिर आप चेक करेंगे कि मेरा फंड कितने टाइम में मुझे वापस आ रहा है। आगे फॉर्मूला सेम है। मतलब अगर मैं आप सिंपल सा पॉइंट बोलना चाहता हूं, देखो ये मेरा था 50 लाख आज ईयर 0 में, फिर आपने मुझे बोला अगर आपका सिंपल पेबैक पीरियड एग्जांपल के लिए आपका सिंपल पेबैक पीरियड जो आया है वो आपका आया है 2.2 ईयर्स अप्रॉक्स। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर आप इससे पहले शट डाउन करते हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉस जोन में हैं। आपका जो 50 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट करा है वो भी आपका रिकवर नहीं हुआ, बट इस पॉइंट के ऊपर आपका 50 लाख तो रिकवर हो गया, बट इंटरेस्ट रिकवर नहीं हुआ जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं, मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो आपका आ रहा है वो आ रहा था एग्जांपल के लिए 2.7 ईयर्स। तो आप मुझे बोलेंगे इस टाइम तक अब हमारा इंटरेस्ट रिकवर होना शुरू हो गया। 50 लाख तो पहले ही रिकवर हो गए थे, और ये पॉइंट में मेरा 50 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, रीपेड हो जाएगी विद इंटरेस्ट। और अगर मैंने 2.7 ईयर्स के बाद भी अपने फंड को कंटिन्यू रखा इस प्रोडक्ट में, तो मैं किस में जा रहा हूं, प्रॉफिट जोन में जा रहा हूं। मतलब मैं मार्केट से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं। जो मार्केट की रिटर्न 10% या 20% होगी, मैं उससे ज्यादा कमा पा रहा हूं। तो सिंपल पेबैक पीरियड आपका सिर्फ मनी इन्वेस्ट जो आपने करा होता है उसको रिटर्न करता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो मार्केट की रिटर्न है, मार्केट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके साथ आपका पैसा वापस करेगा। और अगर आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बाद भी फर्म में कंटिन्यू रहते हैं तो हमारा वो प्रॉफिट जोन को इंडिकेट कर रहा है, और टोटल प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में जो होगा वो हमारा क्या बता रहा होगा, एनपीवी बता रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला एनपीवी क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट को शो करता है। क्लियर हो गया। सिंपल पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी हमने डिस्कस किया था। क्लासरूम में बहुत क्वेश्चंस करे हमने। देखो अभी मैं आपका इस टाइम पे क्वेश्चन इसलिए कवर अप नहीं कर रहा, क्वेश्चन की मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा।
क्वेश्चंस को अभी हम इसलिए कवर अप नहीं कर रहे क्योंकि एग्जामिनेशन नाइट बिफोर अगर हमें रिवीजन करना है तो हम क्वेश्चंस ना करके हमें सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। और ये जो मैं आज कर रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन या कंसेप्ट, ये आपको उस टाइम के लिए हेल्पफुल होगा। बट हम तभी जब मैंने जितने क्लासरूम में क्वेश्चंस करवाए हैं आप पहले उसको कवर अप करो, उसके बाद इस जो फॉर्मूले हैं इसको रिवाइज करो, तभी आप कर पाएंगे। बढ़िया आगे चलो। इसके बाद हमने जो अगला कंसेप्ट देखा था कौन सा था बोलो? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न